आज फैजान बहुत डरा हुआ था। हालांकि आज तो उसकी सुहाग रात थी, मगर फिर ये डर कैसा? ये वो डर था जो घोड़ी चढ़ने वाले 80% दुल्हों में होता है, नाकामी का डर। लेकिन इसमें डर कैसा भाई? ये तो इंसान की जिंदगी का वो अहम तरीन दिन होता है जब वो अपने शरीके हयात के साथ एक नए सफर का आगाज करता है। मगर फैजान, उसके जहन पर तो खौफ तारी था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी जंग पर जा रहा है। वो परफॉर्मेंस एंजाइटी का शिकार हो चुका था और उसकी यही एंजाइटी पछतावे में बदलने वाली थी, क्योंकि कुछ दिन पहले वो एक ऐसे शख्स से मिला था जिसने उसे दी थी फक्की और ये गारंटी कि शादी की रात फैजान की परफॉर्मेंस दुल्हन की एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा होगी। लेकिन शादी के ठीक 3 महीने बाद ही फैजान की तलाक हो गई। क्यों? उस फक्की में ऐसा क्या था? फैजान को फक्की देने वाला शख्स कौन था और वो कौन लोग थे जिन्होंने फैजान को ये फक्की खाने पर फोर्स किया? यार देखो, ये शादियों का सीजन है, तो मैंने सोचा कि इससे बेहतरीन मौका ही नहीं अपने मिलेनियल्स दोस्तों और जेनजी को समझाने का, ताकि वो कोई गलत एक्सपेरिमेंट करने से बच सकें। क्योंकि फैजान जिस शख्स के पास गया था वहां शादी से पहले 70% मर्द जरूर जाते हैं, यानी हकीम के पास। आपने ये तो सुना होगा कि जब लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी, मगर 70% नौजवान ऐसे हैं जिन पर हकीम ले जाते हैं बाजी। क्योंकि दोस्त और कजन्स का ये मजाक के शादी कर रहे हो, इलाज हो गया, हकीम को दिखाया वगैरह वगैरह, इसे इतना सीरियस लिया जाता है कि हर दूसरा बंदा हकीम के पास जरूर जाता है। शादी एक सेक्सुअल एक्टिविटी जो लीगली हमारा मुआशरा हमें अलाउ करता है, मैं उसके लिए जा रहा हूँ, विच इज़ अ प्लेजरफुल एक्ट। लेकिन मेरे माइंड में जो फिल्म चल रही है वो चल रही है जो शादी के दिन, जिस दिन मेरी तारीख रखी गई, मैं दोस्तों के साथ अपनी हैप्पीनेस शेयर करता हूँ और दोस्तों का पहला रिस्पॉन्स क्या होता है? ओए अब छोड़ दे, बादाम खाना शुरू कर दे, दूध पीना शुरू कर दे। ईच एंड एवरी सेंटेंस इज टेलिंग मी कि यू आर वीक। उस दिन से शादी वाले दिन तक मैं मुसलसल जब ये माइंड को एक चीज़ रिमाइंड करवा रहा हूँ कि मैं वीक हूँ, मैं वीक हो गया हूँ, मैं वीक ना हो गया हूँ। इवन हमारे घर वाले भी जो है वो हमें लाला के मेवे दे रहे होते हैं, बेटा खाओ, शादी है, तुम रेस्ट करो, तुम कोई काम ना करो। दैट मीन्स कि यू आर वीक। क्योंकि मसला पता है क्या है कि आदमी पहली ही रात को खुद को बड़ा मर्द दिखाना चाहता है और फिर इसी चक्कर में दवाखाने के चक्कर लगाता है। चाहिए ताज एंड तखत, होना चाहिए सख्त, गिल्ली है तो डंडा हो जाएगा, डंडा है तो खंबा हो जाएगा। 9 इंच 2 इंच टाइमिंग 1 घंटा जाफरानी टाइमिंग कैप्सूल सारी रात एदा असर रहंदा मेरे वीरो ते 3 तो 4 दिन तक एदा असर रहंदा है। तो कौन होते हैं ये हकीम? क्या वाकई टाइमिंग का इशू एग्जिस्ट करता है? मर्दाना कमजोरी हकीकत है या मिथ? और लोग क्यों इन हकीमों के पास जाने पर मजबूर हो जाते हैं? ये वीडियो खास तौर पर उन मर्दों के लिए है जिनकी शादी होने वाली है। वो किसी भी किस्म का हकीमी कोर्स करने से पहले मेरा ये वीडियो कोर्स जरूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं विद योर सब्सक्राइब। 70 से 75% नौजवान नस्ल जो कि ये समझती है कि उनके साथ किसी तरह का कोई जिस्मानी या जिनसी मसला है या जिनसी कमजोरी है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप जितने ज़्यादा हेल्दी, जायंट और स्ट्रॉन्ग होंगे फिजिकली, उतने ही ज़्यादा यू विल बी अ गुड परफॉर्मर इन बेड। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। सेक्स किया तो वही मेरी टाइमिंग थी, कोई असर नहीं पड़ा। मैं बड़ा मायूस हुआ, परेशान हो गया। मैस्टरबेशन इज समथिंग वेरी नॉर्मल। जैसे आप मशहूर ज़माना एक दवा है व्याग्रा, वो एक ख़ास उम्र और ख़ास हवाले से है कि अगर किसी शख्स में ये वाला मसला हो, अननोइंगली जिनको ब्लड प्रेशर इशू है, हार्ट कार्डियक की कंडीशंस हैं और वो ये पिल्स बगैर डॉक्टर के ले रहे हैं, तो वो इस रिस्क में है, या तो ब्रेन हेमरेज होगा या हार्ट अटैक होगा। तो ये बहुत डेंजरस हो सकता है। क्रिकेट मैच तो देखा ही होगा, उसमें बेहतरीन परफॉर्मर कौन होता है? वो जो अपने हवास पर काबू रखे, दिमाग को कंट्रोल में रखे, हर बॉल पर सोच समझकर शॉट खेले। ऐसा प्लेयर देर तक पिच पर रहता है और मैच विनर भी हो सकता है। लेकिन जो प्लेयर मजमा देखकर प्रेशर में आ जाता है, जल्दबाजी में छक्का चौका मारने की कोशिश करता है, उसकी इनिंग
बहुत शॉर्ट होती है। पहली रात भी कुछ ऐसा ही होता है, उसमें जज्बात से ज्यादा दिमाग का खेल होता है, दवा से ज्यादा मेंटल स्टेट का अमल दखल होता है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ मेंटली कनेक्टेड हैं, कोई प्रेशर नहीं है, किसी स्ट्रेस या एंजाइटी में नहीं है, तो ये मैच T20 के बजाय टेस्ट भी हो सकता है। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि शादी का दिन वो दिन होता है जब लड़के और लड़की एक्साइटमेंट से ज्यादा प्रेशर में होते हैं। मैं नेट प्रैक्टिस वालों की बात नहीं कर रहा। खैर, मसले तो उनके साथ भी कुछ ऐसे ही होते हैं, लेकिन अभी बात करते हैं उनकी जिनकी जिंदगी में पहली बार सुहाग रात आती है। लड़का भी घबराता है, लड़की भी शर्माती है, लेकिन इससे ज्यादा परेशानी होती है परफॉर्मेंस की। करना क्या है, क्योंकि बताने वाला कोई होता नहीं, मगर यहाँ प्रेशर बढ़ाने वाले बहुत मिलते हैं। और सोचिए, इसी प्रेशर में लड़के के सामने आ जाता है ये इश्तिहार। सारी जिंदगी बीवी पर हुकूमत करे, बीवी आपके पांव चूमती रहेगी और आप बीवी के सामने सीना तान कर चल सकते हैं। एक ही रात में अगर आपकी 3 बीवियां हैं, तीनों बीवियों की एक ही रात में ख्वाहिश पूरी करके भी आप में ये तमन्ना होगी कि मैं दोबारा फिर अपनी तीनों बीवियों की ख्वाहिश दोबारा फिर पूरी करूं। पलंग तोड़ टेबलेट ये हम उन लोगों को देते हैं जिनके घर के बेड मजबूत हैं। एक तरफ कहते हैं कि सेक्स एजुकेशन ना दो, दूसरी तरफ पूरा सोशल मीडिया ऐसे ऐड से भरा पड़ा है जिनमें बताया जाता है कि जब तक बेड ना टूट जाए तब तक आप मर्द नहीं बन सकते। ऐसा लगता है जैसे बंदा सुहागरात मनाने नहीं बल्कि रेसलिंग लड़ने जा रहा है कि मुखालिफ को जब तक बुरी तरह जेर ना कर दे तब तक फातेह नहीं कहलाएगा। भाई, अगर इतनी ताकत इजराइल के खिलाफ लगा लें तो यकीन करें फलस्तीन आज़ाद हो जाएगा। मगर आज की वीडियो ये देखने के बाद आपके सामने दूध और पानी अलग हो जाएगा, यानी रियलिटी और मिथ में फ़र्क वाज़े समझ जाएंगे। खैर, दूसरी तरफ वो लड़की जो ज़िंदगी में पहली बार ये एक्सपीरियंस करने जा रही है, कितने ही वसवसे, ख्यालात और डर उसके जहन में होते हैं। डॉन में लिखे गए एक आर्टिकल के मुताबिक 80% ख़वातीन के लिए शादी की पहली रात का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता, क्योंकि उनको भी इससे मुताल्लिक बताने वाला कोई नहीं होता। बल्कि उल्टा, जैसे लड़के के दोस्त काम वसवसे डालकर खराब करते हैं, यहाँ सहेलियां भी ऊट पटांग किस्से सुनाकर फेर पैदा कर देती हैं। जबकि आगा खान यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के मुताबिक कई लड़के तो ये समझते हैं कि मास्टरबेशन करने से वो नामर्द हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि सही बात सही वक्त पर नहीं बताई जाती। जैसे कि इंडियन मूवी ओ माय गॉड 2 में दिखाया गया था कि बच्चे को सेक्स एजुकेशन ना वालिदैन से मिली ना स्कूल से। कि या गलत फहमी दूर करने की जिम्मेवारी किसकी है? सब परिवार की। हाँ, और किसकी? स्कूल की। दोस्तों ने वरगलाया और वो गलत काम पर उतर आया। मैस्टरबेशन इज समथिंग वेरी नॉर्मल। अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो इससे आपके जिनसी सेहत पे कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। यहाँ मैं वाजे कर दूं कि मेरा मकसद सिर्फ मिसकॉन्सेप्शन को दूर करना है, कौम को इस हाल पर पहुंचाना नहीं। हमने जो है वोट लगाई मन क्या, क्योंकि आपको दुरुस्त इंफॉर्मेशन ना हो तो फिर वही होता है जो फैजान के साथ हुआ। मगर वो बताने से पहले ये समझ लें कि शादी से पहले कोई भी लड़का हकीम के पास जाने का सोचता ही क्यों है। जिनसी ख्वाहिश ज़ायते बलूगत के साथ इंसान के अंदर पैदा होना शुरू होती है और उसका दिल चाहता है कि लड़कियों से ताल्लुक़ पैदा करे और अपनी जिनसी तस्कीन पैदा करे। किसी न किसी तरह के फ़ोन से की तरफ जाता है, उसे देखता है और फिर अपने आप को मैस्टरबेट करना शुरू करता है। मैस्टरबेट जब वो करना शुरू करता है तो साथ साथ आपके दीवारों पे और लिखे हुए जो जगह जगह पर जो इशारात है ना कि मुज़नी किस कदर है नुकसानदेह चीज़ है और मुज़नी के नतीजे में क्या कुछ हो सकता है, वो सारा उसके दिमाग में पहले से चल रहा होता है। जो गलती जिसे बना के हमारे सामने पेश किया मास्टरबेशन एज अ मिस्टेक, वो वापस नहीं हो सकता। इसका मतलब है हम सब ने गलती की है। तो शादी के टाइम पे हमें वो गलतियाँ याद आती हैं, मैंने ये किया था, मैंने इतनी ज़्यादा की थी, मैंने इस तरह से की थी। उससे हुआ क्या? वही दीवारों पे लिखा होता है, आपकी रगें आपके पट्टे, सुकड़ी हुई रगें सुकड़े हुए पट्टे। ये बात जब हमारे जहन में आती है, तब जब हमारी शादी डिसाइड हो गई है तो एक फियर पैदा हो जाता है कि अगर ऐसा हो गया है, अब उस बच्चे को बेचारे को पता भी नहीं है कि हुआ है कि नहीं हुआ है। और इसी फियर का फायदा उठाता है वो शख्स जो खुद को हकीम कहता है। वो वन विंडो सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का क्लेम करता है कि बस मेरे पास आ जाओ और फिर देखना मेरा कमाल। आप सबकी तरह फैजान भी वहां चला गया
क्योंकि उसने भी सेक्स एजुकेशन के नाम पर सब कुछ पॉर्न से ही सीखा था। उसे डर भी था कि कहीं उसमें कोई फॉल्ट तो नहीं। सुहागरात सर पर थी, कहीं वो भी फाइनल राउंड में बल्कि फर्स्ट में ही फेल तो नहीं हो जाएगा। वो इसी कश्मकश में था कि एक दोस्त ने उसके नए सफर की शुरुआत में ही ऐसा रास्ता दिखाया जो इख्तिताम की तरफ जाता था। असल में मास्टर वेट करता था तो उसमें मुझे पता चला कि मेरी टाइमिंग इतनी है। चलो बस मैं वीडियो देखता था, उसमें 30-30 मिनट तक के लोग लगे रहते थे और मेरी टाइमिंग सिर्फ 1 मिनट 2 मिनट ही होती। मुझे फिर किसी ने बताया कि हकीम के पास चले। हकीम साहब के पास गया, उन्होंने बोला ये 2 महीने का कोर्स है 10,000 का और ये शादी का कोर्स है, ये करो आप, फिर आप मेरे पास आओ। उन्होंने टाइमिंग के हवाले से क्या? टाइमिंग के हवाले से उन्होंने कहा कि टाइमिंग आपकी बढ़ जाएगी, 30 मिनट हो जाएगी। जिस मेरे भाई को ऐसा मसला हो के हवाले से हो, ठीक है, मादा पतला होने के हवाले से हो, हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता करे, इंशाल्लाह उसके मसले के मुताबिक उसको मेडिसिन प्रोवाइड की जाएगी। यही वो झांसा होता है जिसका शिकार 10 में से 7 अफराद होते हैं। ये वो कारोबार है जो बहुत खामोशी और कामयाबी से चल रहा है, क्योंकि ऐसे मसाइल ना घरों में डिस्कस होते हैं, ना स्कूलों में, ना कॉलेज में और ना ही डॉक्टर से। सेक्स एजुकेशन ना होने की वजह से हजारों अफराद ऐसे फ्रॉड्स का शिकार हो जाते हैं। क्योंकि हम उसके बारे में बात नहीं करते और हमने उसको एक तरह से वो पोशीदा रख के अपने लिए उसको उसकी मिस्ट्री बना रखी है। अब वो हर आदमी उसको फिर अपनी तरह से जिसे कहते हैं इंटरप्रेट करता है, उसको समझने की कोशिश करता है और फिर मखसूस जिसे कहते हैं कोशिशें करता है। कॉलेज लेवल पे तो हमारे सिलेबस का हिस्सा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए कि ऐसा होने से बहुत ये जो नौजवान नस्ल है हमारी, मेल एंड फीमेल बोथ, वो इन क्वैक्स के हाथों ख्वार होने से बच जाएंगे। मैंने ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं जो इन क्वैक्स के हाथों अपनी ज़िंदगी बिल्कुल बर्बाद कर चुके हैं। ज़िंदगी बर्बाद से मीन्स नाउ दे आर गुड फॉर नथिंग। अच्छा, घर वगैरह में आपको कभी बड़ों ने बताया, एजुकेट किया? नहीं सर, घर में तो इस तरह की बात नहीं होती थी। बस ये कि जब दोस्त यारों में बैठता था तो वो ये सब बातें बताते थे मुझे। घर में ऐसी कोई बात नहीं होती। रिप्रोडक्टिव हेल्थ सेक्स नहीं है सिर्फ, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। ये जब तक आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ अपने बच्चों को जो समझ जिनकी होने लगी है उनको नहीं समझाएंगे तो वो गलत और सही में फ़र्क नहीं कर सकेंगे। कहने को तो हम इस्लामिक सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन हमारे गली मोहल्लों, स्कूल, मदारिस और ऑफिस तक में नजर आती है। 2023 में पाकिस्तान दुनिया के उन 30 ममालिक में से 7वें नंबर पे था जहां सबसे ज्यादा पॉर्न देखा जाता है। UN की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 16% खवातीन को उनके ही पार्टनर्स की जानिब से जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। ये तो रिपोर्टेड केसेस हैं। इसके अलावा जो खवातीन खामोश रहकर बर्दाश्त करती हैं, उनकी कहानी मैंने इस डॉक्यूमेंट्री में सुनाई है। और इस सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन की बड़ी वजह है लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन। मैं फिर बता दूं, हमारे यहाँ सही जगह से इंफॉर्मेशन मिलती नहीं और गलत जराए की कमी नहीं। दरसगाहों में वही रिवायती कोर्स पढ़ाए जाने की वजह से लोग इंटर कोर्स की अपनी ही इंटरप्रिटेशन बना लेते हैं। दूसरा बड़ा मसला है कंपैरिजन। हम मूवीज और पॉर्न में दूसरों को देखते हैं और उन्हीं के जैसा बनना चाहते हैं। उनको देखकर समझते हैं कि वो जो कर रहे हैं वही आइडियल है, जबकि रियलिटी इसके अगेंस्ट है। टाइमिंग के लिए अगर हम इंटरनेशनल रिसर्च की बात करें तो वो कहते हैं एवरेज मर्द की टाइमिंग जो है वो 2 से 3 मिनट के अंदर हो तो दैट इज़ ओके। बट अब प्रॉब्लम ये हो गया है कि हमारी जवान नस्ल सारी जो है वो पोर्नोग्राफी के पीछे है और वो जो वीडियोस होती हैं वो एटलीस्ट 20-30 मिनट्स की तो रहती हैं। अब वो 20-30 मिनट का कॉन्सेप्ट हमने अपने जहन में वो परसेप्शन ले लिया है कि एक माचो मैन, वो जो मर्द है, वो 20-30 मिनट परफॉर्म कर सकता है। अगर आप 1 मिनट में अगर आप जिनसी तौर पे सेटिस्फाई हो जा रहे हैं तो वो आपका नॉर्मल टाइम है, ठीक है। कुछ लोगों को उससे ज़्यादा जिसे कहते हैं कि वक्त चाहिए होता है। ऑन एवरेज कहते हैं कि 2 से 2.5 मिनट का इंटरकोर्स जो है एक सेहतमंद जिनसी प्रैक्टिस की अलामत है। मगर ज़्यादातर लोग इस नॉर्मल टाइमिंग को ही मर्दाना कमज़ोरी समझते हैं, क्योंकि हमने सेक्स को एक फिजिकल एक्टिविटी समझ लिया है, जबकि रियलिटी में इसका ताल्लुक माइंड से होता है। जितना माइंड रिलैक्स होगा उतना अच्छा आप परफॉर्म कर सकेंगे। लेकिन हमारा मिडिल क्लास मर्द हो या एलीट क्लास, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन और जिम्मेदारियां अक्सर मर्दों पर ही होती हैं। हमारे माशरे में दफ्तर और बिजनेस के प्रेशर के बाद अगला प्रेशर होता है उस पॉर्न मूवी का जो कभी रियल होती ही नहीं, जिसे वो बेड पर ट्राई करते हैं और
और इस सिचुएशन में उन्हें लगता है कि नाकारा हो गया है। हालांकि भाई मसला वहां नहीं यहाँ होता है। सोने पर सुहागा ये कि बेगम भी कोई न्यूयॉर्क से पढ़कर तो आती नहीं जिसे सेक्स एजुकेशन या मर्द की असल टाइमिंग 1.5 मिनट मालूम हो। वो भी परेशान हो जाती हैं कि हाय इनमें तो फॉल्ट निकला। और बेचारा मर्द एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए खरीदता है हकीमी नुस्खे। वो नुस्खे कितने नेचुरल और फायदेमंद होते हैं ये जानने के लिए मैं खुद इन हकीमों के पास गया। एक बड़ा दवाखाना था बड़े हकीम साहब के नाम से, जहां वही रिवायती दावे लिखे थे कि मर्दाना कमजोरी और पोशीदा अमराज का शर्तिया इलाज होता है। लेकिन जब मैंने हकीम साहब से मिलना चाहा तो वो खुद ही पोशीदा हो गए। उनके दवाखाने में मौजूद मुलाजिम ने बताया कि हकीम साहब तो इस वक्त दूसरी ब्रांच में मरीज देख रहे हैं। लेकिन जब मैंने हकीम साहब को कॉल करके बताया कि इन हकीमी नुस्खों पर आपका मौक़िफ़ लेना है तो उन्होंने फरमाया कि वो तो हैदराबाद में है और 1 हफ्ते बाद वापस आना होगा। इसके बाद मैं गया वहीं से थोड़ा आगे हकीम साहब के दवाखाने। दवाखाना क्या था, एक गली में बहुत ही छोटा और गंदा सा कमरा था। वहां मौजूद शख्स से जब इंटरव्यू लेना चाहा तो उसने कहा कि जी हकीम साहब तो पंजाब गए हुए हैं। हैरत की बात यह थी कि दवाखाना खुला हुआ था और हकीम साहब पंजाब में थे। हालांकि सीट पर बैठे वो साहब असल में खुद ही हकीम थे और हमें बताने से कतरा रहे थे। इससे थोड़ा ही आगे एक और हकीम की दुकान थी। जब वहां पहुंचा तो इत्तेफाक से हकीम साहब मिल ही गए। उनसे क्या बात हुई वो आप खुद सुन लें। आप का ये दवाखाना है क्या है? हमारा दवाखाना है। तो आप हकीम है ना? तो फिर आप भी देखें। नहीं, मैं हिस्ट्री नहीं बता सकता आपको। नहीं, आप चलें हिस्ट्री ना बताएं, आप ये बता दें कि इलाज कैसे होता है, आप लोग क्या तजवीज़ करते हैं, दवाएं वगैरह। आप चले जाएं हमदर्द दवाखाने गुरु मंदिर पे, आपको वहाँ 1 में 10 हकीम मिल जाएंगे, तबीबाई मिल जाएंगी, वहाँ पे आपको तसल्ली से आपको हर चीज़ मिल जाएगी डिटेल से। आप लोग इंटरव्यू नहीं देते? नहीं, हमें इजाज़त नहीं है। मैं चलन यहाँ हायर किया गया हूँ पेशेंट चेक करने, पेशेंट चेक करना सही। कोई हकीम अपने ही इन्वेंट किए हुए नुस्खों को ओन करने को तैयार ना था और ना ही कोई मौक़िफ़ देने पर राजी था। ना डिग्री, ना प्रैक्टिस, ना लैब टेस्टेड दवाएं और ना ही हाइजीन का ख्याल। और दावे इतने बड़े बड़े कि सुनने वाला हैरान रह जाए। लेकिन जान लें कि ये हकीमी नुस्खे जो वक्ती तौर पर किसी की टाइमिंग बढ़ा देते हैं वो असल में कितने नुकसानदेह होते हैं। ब्लू पिल्स के नाम से दुनिया भर में हर जगह अवेलेबल होती हैं। उसी को अगर हकीम हजरात हैं तो वो उसको चूरन बना के उसको माजून कुश्ते वगैरह में मिक्स कर देते हैं। अगर कोई क्वैक बैठा हुआ है तो वो पुड़िया में बांध के दे देगा और वो उसमें फिर ऐसी ही 1 टाइम पिल जिसे आप कहते हैं वो यूज़ करवाते हैं और वो सेहत के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। एक रिसर्च के मुताबिक ये जो ब्लू पिल्स हैं ये एक्सीडेंटली इन्वेंट हुई थी सेक्स के लिए। बेसिकली ये कार्डियक पर्पज़ में यूज़ की जाती थी और फर्स्ट ईयर जब ये इन्वेंट हुई थी उस वक्त रिकॉर्ड के मुताबिक मोर देन 600 केसेस थे जो हार्ट अटैक की वजह से डेथ्स हुई हैं। अगर आप उसकी दवाएं उठाकर देखें ना तो उनमें से ज़्यादातर दवाएं कॉर्टिकोस्टेरॉइड होती हैं, स्टेरॉइड्स होती हैं या फिर हेवी मेटल्स होती हैं। हेवी मेटल्स होती हैं, ठीक है। हेवी मेटल लाइक मर्क्यूरी, इस तरह की चीज़ें होती हैं और तिल्ले और पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये इंसानी सेहत के लिए इस कदर नुकसानदेह हैं कि इसके इस्तेमाल से ना सिर्फ जहनी सेहत ख़राब हो सकती है बल्कि जिस्मानी सेहत भी ख़राब होती है। गुर्दे के जो फाल हैं वो भी ख़राब हो सकते हैं। बात सूरतों में तो किडनी फेलियर में चले जाते हैं लोग। आई हैव सीन माई सेल्फ, ऐसे हमारे मरीज़ जिनकी किडनियाँ जो है किडनीज़ जो है वो इससे डैमेज हुई और नतीजतन उनकी मौत हो। लोहा पाड़ माजून, पलंग तोड़ टैबलेट, सांडे का तेल, शादी कोर्स, बड़े बुजुर्गों का नुस्खा, ये सारी चीज़ें इन्वेंट ही इसलिए हुई क्योंकि हमारी नज़र में नॉर्मल एबनॉर्मल हो गया और एबनॉर्मल को हमने नॉर्मल समझना शुरू कर दिया। बग़ैर सोचे, बग़ैर समझे और बग़ैर पूछे हम खुद पर एक्सपेरिमेंट के बाद एक्सपेरिमेंट करते चले जाते हैं और एहसास उस वक्त होता है जब वक्त गुजर चुका होता है। जैसे फैज़ान, उसको ये डर था जो गलत हरकतें उसने लड़कपन में की हैं उसकी वजह से वो कमज़ोर है और ये शादी की रात उसकी बीवी को पता चल सकता है अगर वो 20 से 30 मिनट तक बेड पर परफॉर्म ना कर सका। इस डर की वजह से फैज़ान हकीम के पास गया। हकीम ने उसको 10,000 में शादी कोर्स के नाम पर ऐसी दवा दी जिसने उसको सीधा हॉस्पिटल पहुंचा दिया। दोबारा में गया हकीम के पास तो उसने मुझे एक पुड़िया दे दी और कह रहा है कि 1 महीने तक ये खाओ। तो मैंने वो पुड़िया खाई तो मुझे अजीब सी उल्टियाँ होने लग गई। फिर जब मैंने टेस्ट करवाया
डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा आपको तो जॉइंटिस है। तो मामला तो मेरा और खराब हो गया, यानी कि बिगड़ता गया मैं। और बात सिर्फ यहाँ रुक जाती तो शायद फैजान का घर बच सकता था, लेकिन शादी कोर्स के नाम पर जो स्टीरॉइड्स उस हकीम ने फैजान को दिए, उन्होंने उससे बाप बनने की भी सलाहियत छीन ली। अपनी बीमारी से उठने के बाद वो एक और इन्फेक्शन का शिकार हो गया। उसकी जो परफॉर्मेंस थी 0 हो गई, और जब डॉक्टर ने टेस्ट कराया तो पता चला कि वो बाप नहीं बन सकता। ये जिस तरह के तेले नुस्खे कुश्ते जो भी देते हैं, इससे क्या इनफर्टिलिटी होने का लड़के में कोई रिस्क होता है? बिल्कुल होता है, बहुत पोटेंट रिस्क है इसके अंदर। असल में इनमें समझने की बात है कि ये जो भी मसाला आपको देते हैं इसमें होता क्या है। इसके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या यूज़ करते हैं, स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स क्या करते हैं, कुछ एनाबॉलिक होते हैं यानी जो क्रिएटिव काम करते हैं, कुछ कैटाबॉलिक होते हैं जो डिस्ट्रक्टिव काम करते हैं बॉडी में। तो ये दोनों तरह से हमें डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। जो एनाबॉलिक होते हैं वो स्टीरॉइड्स क्या करते हैं, हमारे टेस्टिकुलर साइज़ को श्रिंक कर देंगे। अगर फीमेल्स यूज़ कर रही हैं तो उनके ब्रेस्ट साइज़ को, उनकी ओवरीज को श्रिंक कर देंगे। हार्मोन्स पे इफेक्ट होता है बेसिकली इनका। और हमारे जो सेक्स हार्मोन्स कहलाते हैं, टेस्टोस्टेरोन, प्रोलेक्टिन है, LH, FSH है, ये उनकी नॉर्मल प्रोडक्शन को डिस्टर्ब करते हैं। जब ये प्रोडक्शन डिस्टर्ब होगी तो डेफिनेटली हमारी बॉडी में आने वाला रिस्पॉन्स डिस्टर्ब होगा। फैजान ने जो आइडियल सेक्सुअल लाइफ अपने माइंड में सेट कर ली थी, उसकी वजह से सब कुछ खो बैठा, अपनी सेहत भी और अज़दवाजी रिश्ता भी। और फैजान जैसे कई लड़के हैं, कई मर्द हैं जो शादी से पहले या शादी के बाद अपनी फैंटेसीज पूरी करने के लिए किसी हकीम के पास जाते हैं या ऑनलाइन नुस्खे मंगवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, जैसे आप देख सकते हैं ये हमारा प्रोडक्ट है। आज की आप डेट और टाइम आप देख सकते हैं। आज के हम आपके अपने पार्सल दिखाते हैं कि कितने डिस्पैच हो रहे हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, ये 1 बोरा, 2 बोरा, 3 बोरा गिनते ही रहें आप। हमारे पास देखिए माशाल्लाह से कितना हमारा स्टॉक निकला है आज। मैं तो इदारों पर भी हैरान हूँ कि सो कॉल्ड हकीम खुलेआम मौत बेच रहे हैं और इन्हें कोई पूछने वाला नहीं, कोई सवाल करने वाला नहीं है। याद रखिए, जहां इंफॉर्मेशन नहीं होगी वहां मिस इंफॉर्मेशन फैलाना मुश्किल काम नहीं, मिथ्स बनाना मुश्किल काम नहीं। और इस मिथ्स और मिस इंफॉर्मेशन की बेस पर यह बिजनेस बहुत आराम से चमकाया जा सकता है। अपने बच्चों से बात कीजिए, उनको सही वक्त पर सही इंफॉर्मेशन खुद दीजिए। स्कूल नहीं तो कॉलेज लेवल पर वो एजुकेशन दें जो हमारी नस्ल को महफूज बना सके। जब आप ये बातें बताएंगे कि नेचुरल क्या है, तो लोग खुद ब खुद अननेचुरल से दूर रहेंगे। क्योंकि भाई इंफॉर्मेशन को तो आप नहीं रोक सकते, वो तो आपका बच्चा कहीं ना कहीं से लेगा ही। बेहतर यह है कि आप उसे खुद सही और गलत में तमीज करा दें। बल्कि बच्चा नहीं, हमारे यहाँ तो शादीशुदा मर्दों को भी एजुकेट करने की ज़रूरत है कि औरत को जिस्म जीत कर नहीं, दिल जीत कर फतह किया जाता है। और सबसे बड़ी हकीकत कि शादी की रात आर या पार वाली सिचुएशन जो बना दी जाती है, असल में ये डिजास्टर का फर्स्ट स्टेप होता है। जहाँ पे शादी वाली रात को फेलियर केसेस हो जाते हैं और बहुत सारे केसेस में ये हो रहा है कि डिवोर्स तक बात चली जाती है विद इन फ्यू मंथ्स। तो इसके पीछे की जो वजह है साइकोलॉजिकल ही होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 20 मिनट तक पुशअप करना शुरू कर दें, क्या आप कर लेंगे? तो सेक्स भी तो वही है ना यार, इट्स अ फिजिकल एक्सरसाइज। हाउ कुड यू कंटिन्यू परफॉर्मिंग सेक्स फॉर मोर देन 20 मिनट्स? कैसे पॉसिबल है? क्या आप उसे एंजॉय कर सकेंगे? हम समझते हैं कि आपने इंटरकोर्स करना शुरू किया और जितनी देर तक आप इंटरकोर्स करते रहे वो आपका सेक्सुअल पीरियड है, जबकि असल में नहीं है। द सेक्स स्टार्टेड द मोमेंट यू टचेज योर वाइफ, the moment you touches your women। वो लोग जो जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं उनके अंदर 80% चांसेस ये होते हैं कि वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब जा रहे हैं। अब वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब किस वजह से हैं? बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, जॉब, जायदाद, कारोबार, ख़ानदान, झगड़ा, केस, कुछ भी आपको लाइफ में स्ट्रेस ऐसा है जो आप पर हावी है या आप बहुत ज़्यादा उसके बारे में ओवर थिंकिंग करते हैं, वो आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस को डिस्टर्ब करेगा। हम सब एक आइडियल लाइफ चाहते हैं, लेकिन आइडियल लाइफ की डेफिनेशन सबके लिए मुख्तलिफ होती है। सेम अप्लाइज ऑन सेक्सुअल लाइफ। हर मुल्क का कल्चर अलग है, जबान अलग है, लोग अलग हैं, मौसम भी अलग हैं। कहीं बारिश की टाइमिंग ज्यादा है तो कहीं कम, कहीं सूरज 6 महीने के लिए निकला रहता है तो कहीं चांद, कहीं सर्दी की टाइमिंग बहुत लंबी है तो कहीं गर्मी की। सेम अप्लाइज ऑन सेक्सुअल लाइफ। अल्लाह ने हर इंसान को अलग बनाया है, उसकी पसंद नापसंद अलग बनाई है। इसी तरह उसके प्लेजर मोमेंट्स भी अलग होते हैं।
उनको ढूंढिए, अपनी नेचर को समझिए और नेचर को भी। फैंटेसीज के पीछे भागेंगे तो सिर्फ भागते ही रहेंगे, क्योंकि उसकी कोई मंजिल नहीं। रह गए ये हकीम, तो भाई डॉक्टर्स की तरह हिकमत भी एक अजीम पेशा रहा है। पहले जमाने में लोग जड़ी बूटियों से ही इलाज किया करते थे। हकीम तो उस वक्त इतने काबिल होते थे कि नब्ज पकड़कर बीमारियां बता दिया करते थे। किसी टेस्ट अल्ट्रासाउंड की जरूरत नहीं होती थी। डिलीवरी डेट तक बता देते थे, वो भी खातून को बगैर टच किए। जी हाँ, एक धागा खातून की कलाई में बांधा जाता था और वो धागा हकीम साहब थाम लेते थे। लेकिन आज ज्यादातर हकीमों ने खुद पर मर्दाना कमजोरी के इलाज का लेबल लगा लिया है, और इसकी सबसे बड़ी वजह हमारे रीजन में सेक्स एजुकेशन का ना होना है। इसीलिए यहाँ सेक्सोलॉजिस्ट भी नापैद हैं। खैर, ये तो वो मसला है जिसे हल करने के लिए गवर्नमेंट को ही संजीदगी से सोचना होगा। फिलहाल आप अपने दोस्तों का भी सोचिए, जिनकी शादी होने वाली है या हो चुकी है। उन्हें ये वीडियो फॉरवर्ड करें ताकि वो हकीम का कोर्स खरीदने के बजाय मेरा ये वीडियो कोर्स देख लें, ताकि उनकी और उनके पार्टनर्स की जिंदगी में सेटिस्फैक्शन आ जाए। जज़ाकल्लाह।